हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम बेसिकली न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इतने सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ना इन डेप्थ एनालिसिस देना चाहिए। अब इसके पहले एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैम आप है ना ये जो एनालिसिस के वीडियोस बनाते हो ये इंटरव्यू सीरीज़ में, जैसे एक नीचे कमेंट भी आपने देखा होगा, वो बोल रहे थे कि अगर आप समझा पाओगे कोई इश्यूज़ तो बेटर है। तो इसी के लिए मैंने क्या किया है, अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि इजराइल और पैलेस्टीन वाला जो इशू है ना, वो मैंने खुद रिकॉर्ड करके पूरा मतलब एक तरीके से समझाया है कि क्या उसमें उसमें क्या चल रहा है, पूरा मुद्दा क्या है, कौन कौन सी ट्रीटीज़ वगैरह हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद ने पढ़ाई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि इजराइल पैलेस्टीन का अगर आप कोई इशू आता है, गाज़ा वाला कोई इशू आता है, तो ये हम अलग से नहीं लेंगे। ये आप उस वीडियो को चेक कर लेना जो मैं इस बेसिकली वीडियो के एंड में डाल दूंगी उसका लिंक, ताकि आप उसको देख सको। अब अपन चलते हैं आपको, जैसे ये इजराइल गाज़ा वाले आर्टिकल से ही रिलेटेड है, इशू से रिलेटेड है। कि आपको पता होगा कि ट्रम्प साहब ने बोला था कि मैं एक इजराइल, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट समझ में आएंगे कि इजराइल गाजा में हो क्या रहा है। मैं आपको बस एक ब्रीफ आउटलाइन दे देती हूँ। इजराइल और जो पैलेस्टीन है वो दो कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में आती हैं, ठीक है। अब ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में जो कंट्रीज हैं, ये कुछ ऐसा आपको ट्राइंगल टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये आपका इजराइल है, इस साइड पे आपका जॉर्डन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गाजा पट्टी आती है, और ये आपका ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिला के अपन पैलेस्टीन कहते हैं। पैलेस्टीन एक मुस्लिम डोमिनेटेड या अरबिक नेशन है, ठीक है, जबकि इजराइल जो है वो एक जूइश स्टेट है। अब इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है कि इजराइल पैलेस्टीन का ये इशू क्यों हुआ। इस चक्कर में तो इनके वॉर्स भी हो चुके हैं, 1948 का, फिर उसके बाद 67 वाला जिसको 6 डे वॉर बोलते हैं, 73 यौम किपुर वॉर, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। जैसे 2021 में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर 2023 में स्टार्ट हुआ इनका ये कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर में बदल गया और जो अब तक चल रहा था। अब लेटेस्ट आप सुनो हुआ क्या है। लेटेस्ट ये हुआ है कि ट्रम्प साहब की हुई है एंट्री, ठीक है। और ट्रम्प साहब की एंट्री के बाद हुआ क्या है, तो अभी क्या हुआ है, अभी जो 2023 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो क्यों हुआ था, वो बेसिकली पैलेस्टीन में भी मैंने बताया ना दो हिस्से हैं, एक है आपका वेस्ट बैंक और एक है आपका ये गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी में कौन रूल करता है, एक हमस नाम का ग्रुप है, जो पहले एक रिलीजियस सोशल ग्रुप हुआ करता था, बाद में इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया, ठीक है। और ये एक रेडिकल एलिमेंट है, क्योंकि ये ड्रोन्स वगैरह और मिलिट्री मतलब इक्विपमेंट्स और एमिनेशन वगैरह यूज करते हैं, तो इसलिए यूएस ने तो इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर रखा है, ठीक है। और वेस्ट बैंक जो है उसमें रूल करता है आपका, जिसको फतह ग्रुप बोलते हैं, या फिर पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अथॉरिटी जिसको अपन बोलते हैं, ओके। तो आप जो ये नाम सुनते होगे ना कभी भी, महमूद अब्बास और ये सब, तो ये बेसिकली पीएलए वाले, वेस्ट बैंक वाले जो हिस्सा है जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होने चाहिए थे, तो उसके जो लीडर हैं आप उनका नाम सुनते हो, ओके। तो अब इसमें क्या हुआ है, जो हमास ग्रुप है ना, इन्होंने बेसिकली अटैक किया था इसराइल पे, ये कह के कि जो जेरूसलम है, जो आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, और अगर किसी ने वो वीडियो देखा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जेरूसलम ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी तीनों के लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसके आसपास जो भी पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, उनके ऊपर इजरायली आर्म्ड डिफेंस फोर्सेस करके होता है, जिसको अपन आईडीएफ बोलते हैं, वो जो है इनके ऊपर अटैक वटैक कर रहे थे, उनको वहां से एविक्ट करने को बोल रहे थे फोर्सफुली, ठीक है। इनके ऊपर आप देखोगे सर्विसेज वगैरह जो है वो ब्लॉक कर दी थी, तो उसके मतलब तर्ज में हमास ने अटैक शुरू करे, और उसके बाद इसराइल ने तो फुल फ्लेजेड वॉर ही शुरू कर दिया। और ये वॉर आपको पता है पिछले 2 साल से चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा है। इस वॉर में करीबन ऐसा बोला जाता है 65,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की जाने गई हैं, और करीबन आप देखोगे 15,000, नहीं 65,000 और करीबन 5,000 के आसपास, अगर आप देखोगे 5,000 से भी इनफैक्ट काफी कम ओनली इजराइल के जो लोग हैं उनकी जाने गई हैं, ठीक है। तो ये सब देखते हुए, और आपको पता है कि ट्रम्प साहब का दोबारा इलेक्शन होता है एक बार, है ना, और अब वो वापस 2025 में इलेक्शंस जीत के आते हैं, और अब वो डिसाइड करते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो दुनिया में जितने भी वॉर्स हो रहे हैं वो सबको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, वो पहले बहुत सारे प्लान्स लेके आते हैं। ट्रम्प साहब की ही प्रेजेंस में आप देखोगे, पहले एक चीज आई थी 2020 में, जिसको अब्राहिम एकॉर्ड्स बोलते हैं। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये अब्राहिम एकॉर्ड्स है क्या, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ। तो ये जो
ट्रम्प साहब है ना, ये अब्राहम अकॉर्ड्स लेके आए थे, तब भी इन्होंने कोशिश करी थी कि इसराइल और ये जो अरबिक कंट्रीज है इनके जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, ठीक है। लेकिन और अभी जब वापस ये आए तो तब इन्होंने ठाना कि मैं दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं मैं सबको रुकवा दूंगा, ठीक है। तो उसी सिलसिले में आप देखोगे उन्होंने क्या किया, एक गाजा का पीस प्लान प्रपोज किया। और ये जो गाजा का पीस प्लान दिया है इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रूव कर दिया और वहां से भी इन्होंने क्लियर कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, मेजोरिटी वोटिंग से ही पास भी हो गया था। इस गाजा पीस प्लान में क्या था, ये बेसिकली एक 2 फेज प्लान है, मतलब 2 चरण वाला प्लान है, इसको मल्टी फेज प्लान बोलते हैं। इस प्लान के मुताबिक क्या होगा कि सितंबर में प्रपोज हुआ था और ये अक्टूबर से लागू हो गया। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जनवरी 14 को इसका सेकंड फेज लागू हुआ है, ठीक है। और ये सारी न्यूज उसी से रिलेटेड है, क्योंकि 14 जनवरी भी हाल ही में गया है। और वैसे हाँ, आज का जो अपन न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, अपन 16 कुछ आर्टिकल 17 के हैं और 18 का न्यूज़पेपर कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा अपन दो दिन पीछे चल रहे हैं, एक्चुअली चल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर्स आए थे ना, इनमें इतने सारे मुद्दे थे कि मैंने खुद पहले पूरा प्रॉपरली रीड किया ताकि मैं आपको डेट्स के साथ, करेक्ट फैक्ट के साथ चीज़ें पढ़ा सकूँ। तो एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर 1920 के आएंगे, ठीक है। माफ़ी है कि थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इसराइल पैलेस्टीन का जो वीडियो बनाया है वो इतना अच्छा है कि आपको 1 घंटे में अगर आपने वो वीडियो देख लिया ना, उसके बाद आपको कहीं से और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे टाइप के अपन ईरान की भी वीडियो लेके आएंगे, है ना। ग्रीनलैंड वाला तो मैं यहीं समझा दूंगी। तो ऐसे टाइप के इश्यूज बनाने में टाइम लगता है। अब इधर आ जाओ। तो ये जो गाजा का पीस प्लान था, इसके अंदर पहले फेज में क्या था, इमीडिएटली जो दोनों कंट्रीज है इसराइल और पैलेस्टीन, ठीक है, ये बेसिकली सीज फायर डिक्लेयर करेंगी। सीज फायर के साथ एक लाइन डिक्लेयर होगी, ठीक है, जिसको येलो लाइन बोला जाएगा। दोनों में से कोई भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे को हॉस्टेलिटी मतलब जोन में नहीं डालेंगे, किसी को एक दूसरे को नहीं मारेंगे। उसके बाद दोनों के पास जो भी हॉस्टेजेस हैं, लाइव या फिर डेड, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि पैलेस्टीन के पास इजरायली हॉस्टेजेस बहुत कम थे और जो थे भी तो मोस्टली डेड रिमेन्स ही बचे थे, और इसराइल के पास पैलेस्टीन के बहुत ज़्यादा हैं, तो जो रेशियो है ये 15:1 का रहेगा कि हर एक इजरायली जब रिलीज होगा, चाहे वो डेड उसका रिमेन्स हो या फिर लाइव हो, तो उसके बदले में 15 पैलेस्टीन को वापस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमस जो है वो अपने आर्म सरेंडर कर देगा वापस से। आप देखोगे कभी भी मतलब आर्म्स वगैरह को नहीं लेगा और कोशिश करेगा कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बन जाए। बीच उस ट्रांजिशन टाइम में जब तक ये प्रॉपर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होती पैलेस्टीन में, ठीक है, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी जो बेसिकली यूएस ही उसको लीड करेगा, ट्रम्प ही इसको देखेगा और ओवरसी करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट प्लान होगा सक्सेसफुल, तो आप देखोगे आप सेकंड प्लान पे पहुंच पाओगे। तो फर्स्ट प्लान तो मेजरली यही था कि सीज फायर हो, एक दूसरे में जो हॉस्टिलिटीज है वो कम हो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वगैरह एक्सचेंज हो, ऐसे करके आप देखोगे इसमें 20 पॉइंट्स बताए गए थे, ठीक है, इस पूरे गाजा पीस प्लान में। इसमें और क्या पॉइंट्स थे, इसमें बोला गया था कि एक है ना डी मिलिट्री वाला, ठीक है, एक टेरर फ्री वाला, एक मिलिटराइज जोन, नो टेरर वाला एक मिलिट्री जोन बनाया जाएगा, ताकि ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो बेसिकली इस जोन में नहीं घुसेंगी, मतलब इनके बॉर्डर एरियाज होंगे, इन दोनों कंट्रीज में से कोई भी हॉस्टिलिटी यहाँ पे नहीं करेगा। और ये एरिया को देखने के लिए और ये दोनों भी कंट्रीज अपने वादों पे ना मुकरे, इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी, एक तरीके से आर्मी मान लो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देशों के आर्मी यूनिट्स होंगे। अभी तक यूएस ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या यूएस भी इसका हिस्सा होगा क्या। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग देशों की जो आर्मी के लोग होंगे वो यहाँ पे पोस्टेड होंगे, ताकि कोई भी जो 2 कंट्रीज हैं वो अपने वादे से ना मुकरे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया था कि पैलेस्टीन का क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा बोला जा रहा था कि पैलेस्टीन में जितना रबल क्रिएट हुआ है, जितना अपन बोलते हैं ना कि बिल्डिंग्स वगैरह ढही, उसके बाद जो नीचे अपन बोलते हैं मलबा होता है, तो ये मलबा निकालने में ही 3 साल लग जाएंगे। तो इतना मलबा क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान पैलेस्टीन का हुआ है, तो पैलेस्टीन का रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करने में भी 3 से 5 साल लगेंगे। और इस पूरी प्रोसेस को ओवरलुक करने के लिए 2 चीज़ें बनाई जाएंगी। एक तो आप देखोगे एक कमेटी बनाई जाएगी जो आप देखोगे धरातल पे काम करेगी, और ये कमेटी कैसी होगी, टेक्नोक्रेटिक होगी और ट्रांसनेशनल होगी। इसमें बहुत सारी कंट्रीज के बहुत चुनिंदा लोग होंगे, 12 मेंबर्स की ये कमेटी होगी, ठीक है, और ट्रम्प साहब इसका फाइनल अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। और इस कमेटी के काम को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ पीस में ही अभी क्या हो रही है, नियुक्त हो रही है। तो इसमें आप देखोगे अजय बांगा जी तो पहले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको भी इंक्लूड किया है। इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के हेड तो अपने डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं। इसमें इनके जो सन इन लॉ हैं,
अपने जार्ड कुशनर है ना, वो भी हैं। प्लस आप देखोगे यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर टॉनी ब्लेयर भी हैं। प्लस आप देखोगे इसमें टर्की और बहुत सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, कुछ है ना इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज जो हैं, डिग्निटरीज हैं। बिलियनर विटकॉफ भी हो जाएंगे जिनका कंपनी चलता है रियल एस्टेट वाला, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें लोग हैं जो ओवरऑल काम करेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ पीस का काम क्या है, ये देखना कि एक्चुअली में जो अपन ने गाजा पीस प्लान में बोला है वो सारी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, पैलेस्टीन का रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी में आप देखोगे ट्रांजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ओके। तो यही चीज़ आप देखोगे आर्टिकल बता रहा है कि जो ये न्यू कमेटी बनी है उसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। और ट्रंप ने इसमें किस किस के नाम दिए हैं। प्लस आप देखोगे इसराइल ये नियुक्तियों पे ऑब्जेक्ट कर रहा है, बोल रहा है क्योंकि ये सारा काम इसराइल से बातचीत करने के बाद होना था नियुक्तियां भी, लेकिन वो ये बोल रहे हैं नाम हमारे साथ डिस्कस नहीं करे गए हैं, ठीक है। और यूएस के ट्रूप्स का मैंने आपको बता ही दिया, पता ही नहीं है। देखो 70,000 से ज़्यादा पैलेस्टीन्स की डेथ हो गई है और 1600 से ज़्यादा इसराइली, तो कितना कम रेशियो है, ठीक है। मैंने तो 5,000 बोला था, 5,000 का तो मतलब 1/4 ही है ये। और सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद भी आपको पता है अक्टूबर में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बॉम्ब शेलिंग, ड्रोन इधर उधर देना, बहुत सारे आप देखोगे पैलेस्टीन्स मर गए हैं कि इसराइली मिलिट्री के द्वारा। गाजा स्ट्रिप पे आपको पता है बार बार बम्बार्डमेंट होता ही रहता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर चुकी हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये यूएस ने बनाया है, यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के हिसाब से, बट यूएस ने बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें ऑफिशियल्स के नाम दिए जा रहे हैं। सिर्फ जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक टोनी ब्लेयर हैं जो अमेरिकन नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी पहले मिडिल ईस्ट में जो क्वार्टेट वगैरह होता है वहाँ पे काम किया है, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो होगी वो वहाँ पे पीस रखेगी, ठीक है। और ये जो होंगे यूएस की जो मिलिट्री होगी वो भी बेसिकली आर्म्स ट्रेनिंग देगी जो पैलेस्टीन के पुलिस फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज है, ताकि वो सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब वही चीज़ है कि हमस जो है कितनी बातें मानेगा, क्योंकि हमस पहले भी नोन है कि वो बार बार अपनी जो शर्तें होते हैं उनको तोड़ता है, और वो बेसिकली जो इंसर्जेंट टैक्टिक्स होती हैं उसमें वो करने में माहिर होता है, ठीक है। प्लस वो इतनी जल्दी अपने एमिनेशन नहीं गिव अप करेगा। और क्योंकि वो पूरा हमस का जो ग्रुपिंग है वो बना ही इस दर्जे पे था कि अपने को इसराइल के अगेंस्ट हेट्रेड है, तो अगर ये मुद्दा ही चला जाएगा तो हमस की आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी ना, फिर वो क्या आइडियोलॉजी पे काम करेगा, ठीक है। पर ट्रम्प बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर हमस ने इस सीज़फायर को तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है, तो भी हम पीस तो एस्टैब्लिश करेंगे, बट हम हार्ड वे करेंगे। तो हमस के पास ऑप्शन है, चाहे तो इजीली कर लो चाहे हार्ड वे कर लो, करना तो तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। और ओके, तो ये पूरा मुद्दा था। और इसराइल का मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने बोला है कि हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब तो ये अगेंस्ट द पॉलिसी है जो बेसिकली खुद यूएस ने प्रपोज किया था। और ये अदर मेंबर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे है ना अमीर जो बिलियनर्स होते हैं यूएस के, वो भी इसका पार्ट हैं, ठीक है। और एक ट्रांसनेशनल मैंने आपको बता ही दिया था टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा और बोर्ड ऑफ पीस इसको ऊपर से देखेगा, ठीक है। और इसमें वो भी हैं मार्को रूबियो जो बेसिकली यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। अब इसी के साथ अपन यूएस का एक आर्टिकल आया था इसमें पैक्स सिलिका के बारे में, तो ऑल्दो मैंने पैक्स सिलिका के बारे में पहले भी बताया है, बट फिर भी आप एक बार डिस्कशन में ले लेती हूँ। बाकी एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, एक तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और एक है बेसिकली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे से तो आई थिंक क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में। तो एक तो आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी और एक आईपीईएफ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये पैक्स सिलिका समिट क्या है, यूएस ने लास्ट ईयर बेसिकली एक बोला कि हम ग्रुपिंग बनाएंगे कुछ कंट्रीज का जो एआई की सप्लाई चेन में, सेमीकंडक्टर्स की, रिन्यूएबल की या क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइडिया यही था कि ये सारे इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज वगैरह जो हैं अभी कोर्सिवली डिपेंडेंट है चाइना पे, तो ये कोर्सिव डिपेंडेंसी हमें कम करनी है, साथ में सप्लाई चेन को मोर रिलायबल, इंक्लूसिव और इनोवेटिव बनाना है। और इस तरीके से करना है कि जो कंट्रीज सप्लाई चेन का हिस्सा है वो फ्रीली, ठीक है, इस टेक्नोलॉजीज वगैरह को डेवलप कर सके, डिजाइन कर सके और स्केल कर सके ताकि वो लार्ज स्केल इसको यूज कर सके, ओके। अब इस ग्रुपिंग में जो भी कंट्रीज थी ना वो ऐसी थी जो इस इकोसिस्टम में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। फॉर एग्जाम्पल यूएस तो आपको पता है बिग टेक फर्म्स का हब है, उसके बाद नेदरलैंड्स जहाँ पे पूरी चिप मेकिंग वाला काम चलता है जिसको और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जापान और साउथ कोरिया जहाँ पे आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड है, सिंगापुर जो पूरा एक ट्रांसनेशनल हब है कि जहाँ से सब कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है यूके, यूएई, ठीक है, इजराइल, ये कंट्रीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि इकोसिस्टम में रोल प्ले कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग का, प्लस आप देखोगे एक्सपोर्ट्स वगैरह का, इनोवेशन वगैरह का इकोसिस्टम यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो गया है। अब इस समिट में क्या हुआ था, ये जो उन्होंने पैक्स सिलिका ग्रुपिंग बनाई थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो कंट्रीज इकोसिस्टम में कुछ ऐसा रोल प्ले कर रही है उनको रिप्लेस करना मुश्किल है, और ऑब्वियसली जो हिडन एजेंडा होगा कि यूएस की मतलब है ना
अलाइज भी हैं और चाइना को काउंटर करना चाहती हैं, वो इसका हिस्सा होंगी, ठीक है। इंडिया को पहले इसमें इन्वाइट नहीं किया गया था। अब क्या हुआ था कि यूएस के जो अपने एम्बेसडर हैं इंडिया में, गॉड साहब, ठीक है, तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने बेसिकली इंडिया को इनवाइट किया कि आप भी पैक सेलिका ग्रुपिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पूरा मामला है जो मैंने आपको समझाया कि इंडिया को अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ऑब्वियसली चाइना के जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए इनडायरेक्टली, ठीक है, और जो इनोवेशन मैंने बता दिया ना, इसको सिक्योर करना है, प्रॉस्परस करना है इस पूरी सप्लाई चेन को, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया को इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा मिलेगा। देखो, जब भी ऐसी कोई ग्रुपिंग आती है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और आईपीईएफ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये जो इंडिया अगर जब भी इनको ज्वाइन करेगा, एक तो आप देखोगे रूल मेकिंग वाली पोजीशन पे आ जाएगा कि हम बाहर बैठ के फेंस पे सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम भी इनका सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। इंडिया आपको पता है कि एथिकल एआई की तरफ जाना चाहता है, अपनी खुद की चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है इस सेक्टर में, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है। तो उसके लिए आप देखोगे ऐसी कंट्रीज के साथ ऐसी ग्रुपिंग में शामिल होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें वहां से टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इनोवेशन सबका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ओके, फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है ग्रीनलैंड वाला पूरा इशू चल रहा है, तो आओ पहले ग्रीनलैंड वाले इशू को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो सडनली क्या हो रहा है कि ट्रम्प जी के आने से ना देश पे देश के बारे में आपको पढ़ना पड़ रहा है। जैसे अभी आप आगे जाके एक न्यूज़ पढ़ोगे कि क्यूबा जो है ना, क्यूबा आपको पता है कि वेनेजुला के काफ़ी क्लोज था, दोनों ही कहीं ना कहीं इतनी क्लोज होने के बावजूद, यूएस है ये, यूएस इधर साइड पे करेबियन सी है, यहाँ पे क्यूबा है, और नीचे साउथ अमेरिका है जहाँ पे आपको पता ही है कि अपना वेनेजुएला आता है, ठीक है। और ये जो साउथ अमेरिका, वेनेजुएला जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का भी हिस्सा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि 1823 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जेम्स मुनरो, उन्होंने एक मुनरो डॉक्ट्रिन दी थी जिसके हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट साउथ अमेरिकन की कॉलोनीज हैं, यहाँ पे यूरोप अब इनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। यूएस कोई भी लैटिन अमेरिकन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कॉलोनाइज नहीं करेगा, और मीनवाइल यूएस भी आप देखोगे यूरोप के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके मतलब इसके बाद बेसिकली सीधे सीधे ये हो गया कि यूएस जो है अब यहाँ के मामलों में यूएस ने बाहर की जो कॉलोनियल पावर्स हैं, स्पेसिफिकली यूरोप के अगेंस्ट, उन्होंने एक तरीके से बैन लगा दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूएस का डोमिनेंस रहेगा। 1823 के बाद आप देखोगे करीबन 1814 1820s में ये आई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे 1900s के आसपास आपके आते हैं रूजवेल्ट साहब, ठीक है, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट थे। उसको है ना, उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा रिफाइन किया और उन्होंने उसको रूजवेल्ट कोरोलरी का नाम दिया, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बोला कि एक तो मुनरो डॉक्ट्रिन तो सिर्फ ये बोल रही थी कि यूरोप को यहाँ से बाहर रखना है, रूजवेल्ट साहब जो थे उन्होंने बोला यूएस जो है वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर इन कंट्रीज में कोई भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है, क्रूड ऑयल का क्राइसिस वगैरह होता है, जो भी है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यूएस इसमें प्रॉपर्ली हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि यूएस का बैकयार्ड है। तो उन्होंने एक तरीके से यूएस को एंट्री दे दी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कुछ भी होगा तो यूएस वहां पे जाके इंटरफेयर कर सकता है। और फिर आते हैं अपने डोनाल्ड ट्रम्प जी 2025 में, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और इसी को अब डॉनरो डॉक्ट्रिन या फिर ट्रम्प कोरोलरी बोलते हैं। उन्होंने बेसिकली साफ साफ ये बोल दिया, पहले तो सिर्फ यूरोप की बात चल रही थी, अब उन्होंने बोला कि जो नॉन हेमिस्फेरिकल पावर्स हैं, मतलब जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका रशिया और चाइना जिसका लैटिन अमेरिका में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, अब ये पावर्स भी आप देखोगे लैटिन अमेरिका में इंटरफेयर नहीं करेंगी, है ना, ये इनसे दूर रहेंगी। और बेसिकली यूएस जो है यहाँ के अपने इंटरेस्ट को, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, मिलिट्री इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो इलीगल इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है, प्लस आप देखोगे जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी वगैरह आई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनके बैकयार्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पूरा जो मांजरा था ये था बेसिकली आपका मुनरो डॉक्ट्रिन, फिर रूजवेल्ट कोरोलरी और फिर आपका डॉनरो डॉक्ट्रिन का। देखो, द होल आइडिया इज कि जो थियोडोर, देखो पहले आपकी मुनरो डॉक्ट्रिन आती है ना, वो आई करीबन 1823 या 24 के आसपास। फिर आप देखोगे करीबन 100 साल बाद अगर आप देखोगे 1904 में आपके थियोडोर रूजवेल्ट जब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इस मुनरो डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं क्योंकि उस समय की कंडीशंस वैसी थी। उस समय क्या हो रहा था कि वेनेजुएला ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था और वेनेजुएला के जो टैंकर्स थे, ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला पैसा नहीं दे रहा था, तो यूरोप की जो कंट्रीज थी जिस मतलब वो जो वेनेजुएला से जाने वाला ट्रेड था उसके ऊपर एक तरीके से उनको कब्जा रहे थे, उनको है ना रोक रहे थे और मतलब ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, ठीक है।
तो यूएस जो है इसमें हस्तक्षेप करता है और वो बोलता है कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूएस का ही डोमिनेंस रहेगा और यूएस एक तरीके से इंटरनेशनल अपने आप को इंटरनेशनल पुलिस पावर का दर्जा देता है। जो रूजवेल्ट साहब हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस पावर का दर्जा देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई इंस्टेबिलिटी आती है या बेसिकली कोई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपनी कंडीशंस को मीट नहीं कर पा रही हैं, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट है ना, तो आप देखोगे यूएस अपने आप को इंटरनेशनल पुलिस पावर समझते हुए इन कंट्रीज में हस्तक्षेप कर सकता है। और अब वापस से आप देखोगे 100 साल हो गए, करीबन 2025 के आसपास आप देखोगे ट्रम्प की डॉक्ट्रिन, जिसको अपन डॉनरो या फिर ट्रम्प कोरोलरी बोलते हैं, इन्होंने क्या करा, एक तो आप देखोगे यूरोप को ऑब्वियसली हटा के उन्होंने बोला कि जो नॉन हेमिस्फेयर वाले इन्फ्लुएंसेस हैं जैसे रशिया और चाइना, वो बेसिकली अमेरिका वाले पार्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ यूएस का डोमिनेंस रहेगा। ये जो कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इधर लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं करें, यहाँ पे आके बेसिकली कोई स्ट्रैटेजिक एसेट्स ना खरीदें, यहाँ पे आके अपनी कोई स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय ना करें, ठीक है, इस रीजन में। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ यूएस जो है वो चाहता है कि सिर्फ अमेरिकन कंपनीज जो है वो ही यहाँ पे डील करें। ओके, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये डॉक्ट्रिन लाई और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा तो सिर्फ यूएस कंपनीज ही डील करेंगी, यहाँ के स्ट्रैटेजिक एसेट्स वगैरह पे भी यूएस का ही हक रहेगा, जो भी पैसेजेस वगैरह हैं वो भी आप देखोगे यूएस ही कंट्रोल करेगा। अल्टीमेटली यूएस चाहता है कि जो नॉन हेमिस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस हैं वो यहाँ से दूर रहें। ओके, तो ये था पूरा मांजरा। अब इसी के चलते आप देखोगे यूएस ने क्या करा है, वेनेजुला, क्यूबा, है ना, और इन सारी कंट्रीज के साथ आप देखोगे कुछ कुछ, प्लस ग्रीनलैंड, मेक्सिको, ये सारी कंट्रीज के साथ कुछ कुछ करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से आपका ग्रीनलैंड का पूरा इशू आता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक बार थोड़ा सा ग्रीनलैंड वाला इशू समझेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ पे है। तो अपने को ग्रीनलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन अपना जो ग्रीनलैंड है वो बेसिकली कॉन्टिनेंट नहीं है, वो सिर्फ एक आइलैंड है। दूसरी चीज़, ये जो कनाडा है, आपने देखा होगा कि कनाडा के बहुत पास में यहाँ पे ग्रीनलैंड आ जाता है। ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट पूरा आइस से कवर्ड है, सिर्फ ये जो यहाँ के कोस्टल एरियाज़ वाले इलाके हैं ना जहाँ पे पानी आता है अटलांटिक ओशन वाला, उनको छोड़ के, ये जो कैनेडियल शील्ड जो अपन हाई प्लेटो रीजन देखते हैं ये उसी का ही हिस्सा माना जाता है, जो ऑब्वियसली स्पीड में थोड़ा पीछे रह गया तो ये अलग रह गया, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको ग्रीनलैंड के बारे में कि ये वो 66.5 डिग्री वाली जो लाइन होती है ना आर्कटिक सर्कल वाली, ये बेसिकली उसके ऊपर है। तो मतलब यहाँ इसके ऊपर जो है वो आपका आर्कटिक का महासागर या आर्कटिक का ओशन आता है, और इसलिए आप देखोगे ये एरिया जो है वो काफ़ी ठंडा है। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है ग्रीनलैंड का वो अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं है। सिर्फ कोस्टल एरियाज़ के आसपास जहाँ पे थोड़े टेम्परेचर्स मॉडरेट, मतलब वैसे तो ठंडा ही रहेगा, थोड़े मॉडरेट वगैरह रहेंगे, वहाँ पे आपको लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाएंगे, वहाँ कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी होगी, इसलिए वहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको नेटिव लोग भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रीनलैंड की थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि आगे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अपन हिस्ट्री कैसे समझेंगे, देखो ये जो ग्रीनलैंड है इसको ऐसा समझो कि पहले ग्रीनलैंड जो था ना वो बेसिकली डेनमार्क के पास नहीं था, ठीक है। वो ऐसे समझो कि नॉर्वे का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे नॉर्सो सेटलर्स उनको बोलते हैं, वो वहाँ पे जाके रहने लग गए थे। और उसके बाद 1814 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कील करके, ठीक है, KIEL, और ये ट्रीटी होती है नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्वे का जो किंगडम था वो स्वीडन के पास चला जाता है, और जो डेनमार्क है अल्टीमेटली उसको ग्रीनलैंड का कब्जा मिल जाता है, ठीक है। फिर होता क्या है, ये सारा चीज़ें चल रहा है, बीच में आप देखोगे कि रेफरेंडम भी आता है कि डेनमार्क को नहीं, उल्टा नॉर्वे के पास जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, आपके वर्ल्ड वॉर्स वगैरह आते हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपको पता है कि जर्मनी जो होता है वो डेनमार्क को कैप्चर कर लेता है। उस समय क्या होता है, यूएस ग्रीनलैंड के प्रोटेक्शन के लिए आता है, ठीक है। और यूएस क्या करता है उस टाइम, ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस वगैरह भेज के ग्रीनलैंड को अपने मिलिट्री प्रोटेक्शन में ले लेता है, ताकि जर्मनी की फोर्सेस इसको ना कैप्चर कर पाए। और आफ्टर द वॉर जब जर्मनी हार जाता है तो ग्रीनलैंड को वापस यूएस जो है वो डेनमार्क को पकड़ा देता है। अब क्या होता है 1947 में 1947 के बाद, है ना,
अगर ग्रीनलैंड में एक सॉरी जो नॉर्वे होता है ये हाँ, इसके पहले एक चीज़ और है। जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आपको पता है 1919 में एक लीग ऑफ नेशंस बना था, जिसको अपन यूनाइटेड नेशंस का प्रिकर्सर भी कहते हैं। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस था उसमें भी आप देखोगे नॉर्वे ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि ग्रीनलैंड उसको मिलना चाहिए। उन्होंने बेसिकली एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस के अंदर ही एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया था, जहाँ पे सारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाले मुद्दे होते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच के इश्यूज होते हैं, वो डिस्कस किए जाते थे। तो 1947 सॉरी 1919 ये वाली बॉडी है वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो यहाँ पे नॉर्वे का एप्लीकेशन लगाता है कि ग्रीनलैंड उनको मिलना चाहिए, पर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फरो आइलैंड्स करके हैं एक, ठीक है। फरो आइलैंड्स पे तो यूपीएससी प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फरो आइलैंड्स तीनों की टेरिटरी को बोला कि नहीं है हमारे पास रहेंगे। उसके बाद अब आइसलैंड अलग हो चुका है, आपको पता है। फरो आइलैंड्स अभी यूके का हिस्सा है, लेकिन ग्रीन आइलैंड्स जो ग्रीनलैंड है वो बेसिकली डेनमार्क के पास ही रहा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है ग्रीनलैंड की हिस्ट्री में, कि 1814 में एक ट्रीटी होती है किस किस के बीच में, आपको पता है। जैसे यूरोप है तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जाओगे तो ऊपर की तरफ ही डेनमार्क आता है, ठीक है। तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ओके, और ये डेनमार्क है। समझ में आया। डेनमार्क में जो लोग रहते हैं उनको डैनिश बोलते हैं, ठीक है। जो स्वीडन में रहते हैं उनको स्वीडिश बोलते हैं। तो ऐसे आपने कभी नाम सुने होंगे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? स्वीडन की आपने स्टॉकहोम सुनी होगी, ठीक है। तो फिनलैंड की हेलसिंकी सुनी होगी, और फिर आपने जो नॉर्वे है उसकी जो कैपिटल है ओस्लो आपने सुनी होंगे सारे कहीं ना कहीं, ओके। तो 1814 में क्या हुआ था? नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है। नॉर्वे चूंकि स्वीडन के पास चला गया था तो इसलिए डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड ले लेता है। उसके बाद मेजर कहानी कहाँ आती है? अपने वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जहाँ पे नॉर्वे जो होता है फिर से इसको हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन जो डेनमार्क है वो मना कर देता है, और जो रूलिंग होती है वो उसी के फेवर में जाती है, ठीक है। नॉर्वे ऐसा क्यों बोलेगा कि भाई ग्रीनलैंड उसको मिलना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले ग्रीनलैंड को मतलब होता है ना, एक आइलैंड जो बिल्कुल बंजर पड़ा था, जहाँ पे सिर्फ आइस ही आई थी, जहाँ पे कुछ कोई भी नहीं था, वहाँ पे सबसे पहले नॉर्सो सेटलर्स गए थे रहने के लिए। जो नॉर्वे से कुछ होता है ना सेटलर्स, वहाँ का जो किंग था वो गया, फिर उसने वहाँ पे पूरी बस्ती बसाई, वहाँ से वो सेटलर्स आए। लेकिन उसके बाद आपको पता है युद्ध वुद्ध में नॉर्सो सेटलर्स पूरे खत्म हो गए और डैनिश ही लोग वहाँ पे डोमिनेट करने लगे। तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसने भी आप देखोगे डेनमार्क के फेवर में केस दिया। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब आप नाजी जर्मनी ने डेनमार्क को हथिया लिया था, तो उस समय आप देखोगे प्रोटेक्शन के लिए यूएस आया, और वॉर खत्म होने के बाद यूएस ने वापस ये जो ग्रीनलैंड था वो डेनमार्क को दे दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखोगे ग्रीनलैंड में एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम होता है ना, और एक मतलब एक ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन होता है डैनिश लोगों के साथ, ठीक है, ग्रीनलैंड का, कि ग्रीनलैंड मोस्टली आप देखोगे तो एक सेल्फ लिमिटेड ऑटोनॉमी रखेगा। मतलब वो उसके जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें तो वो पूरी ऑटोनॉमी होगी, सिर्फ जो उसका डिफेंस है ना, उसकी जो करेंसी है और जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो डेनमार्क संभालेगा। बाकी कोई भी मामले में आप देखोगे डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उस ट्रीटी में साफ साफ ये भी लिखा है कि ग्रीनलैंड की अगर जो अपन बोलते हैं ना उसकी कोई सॉवेनिटी में चेंज आता है, उसके नाम में चेंज आता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो जो चेंज होगा वो वहाँ के जो ग्रीनलैंड के लोग हैं प्लस आप देखोगे डेनमार्क के मतलब सहमति से होगा, नहीं तो उसके बिना नहीं होगा। अब ये जो ग्रीनलैंड है वो याद रखना वो भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। उनके पार्लियामेंट में आई थिंक कुछ 28-30 ही सीट्स हैं या 60-70 ही सीटें, मतलब बहुत कम सीट्स हैं वहाँ पे, 28-30 ही ऐसे कोई सीट्स हैं। और वहाँ पे भी आप देखोगे उनका जो वैसे मेजर हेड होगा वो तो डेनमार्क का जो राजा होता है, जो प्रिंस होता है, वो उनका एक्चुअल में नॉमिनल हेड होगा। वो वहाँ पे आप देखोगे हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उस देश को चलाता है। तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, और पूरा ग्रीनलैंड एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहाँ बेसिकली ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, ऊपर नीचे की साइड पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस इस पूरी पिक्चर में कहाँ से घुसता है, क्योंकि आपने अभी तक यूएस को एक ही बार सुना है। होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस जो है ना, वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, रिलेशंस के लिए, जो भी कुछ मान लो, वो टेरिटरीज पहले भी परचेज करता रहता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अलास्का। तो अलास्का जो टेरिटरी है जो यूएस की यहाँ पे आती है एकदम, ये अपने पैसिफिक ओशन में, जहाँ से इस साइड पे फिर आप देखोगे एशिया होता है, तो रशिया है, ये यूएसए है, ये बेरिंग स्ट्रेट है जो आपके बेरिंग सी और चुग्गी सी को कनेक्ट करती है, ये आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएस के का ये वाला जो पोर्शन है, एक तो अपन पढ़ते हैं ये कनाडा है, ये यूएसए है, फिर नीचे वाला मेक्सिको है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो अपन यूएसए पढ़ते हैं। तो यूएसए ने रशिया से ये
1967 में खरीदा था। उसके दो पहलू थे, क्योंकि कई लोग जो थे रशिया में, आपको पता है वैसे भी बहुत कम ही लोग वहाँ पे जाके सेटल हुए थे, और दूसरी चीज़ थी कि इसको एक यूजलेस लैंड ही समझा जाता था, क्योंकि ये बर्फ़ से पूरे टाइम कवर था, तो यहाँ पे कुछ डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो यूएस ने लिटरली बता रही हूँ 2 सेंट, सेंट क्या होता है, जैसे अपना 1 रुपये होता है उसमें 100 पैसे होते हैं, वैसे ही $1 होता है उसमें 100 सेंट होते हैं। तो सब मतलब आप 2 पैसे में पर एकड़ उन्होंने ज़मीन जो थी वो रशिया से उस टाइम खरीदी थी 1867 के आसपास। ठीक है, वो फिर क्या होता है यहाँ पे 1897 में एक गोल्ड रश आता है, जिसको अपन गोल्ड फीवर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई डिस्कवरी हो जाती है गोल्ड माइंस वगैरह की, तो बहुत सारे सेटलर्स माइनर्स फिर यहाँ पे आके रहते हैं। और उसके बाद आप देखोगे फिर तो अलास्का में, जैसे आपको पता है प्रिस्टीन ब्यूटी है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा लिंक बन सकता है एशिया से कनेक्ट करने के लिए। एशिया से कोई मिसाइल आ रही है तो वहाँ पे आप इंटरसेप्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे अपना डिफेंस सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हो। अब तो आर्कटिक की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, आर्कटिक के रास्ते खुलेंगे, तो उसके लिए भी अलास्का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो अलास्का के अपने रीजन से, और अब तो अलास्का में आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिस्टीन ब्यूटी है, नेशनल पार्क्स है, टूरिज्म भी बढ़ सकता है वहाँ पे, नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह भी है ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी आप देखोगे अलास्का बहुत फेमस है। पॉइंट ये है कि जैसे अलास्का परचेज किया, वैसे यहाँ पे एक टेरिटरी है लुइजियाना करके। कौन सी? लुइजियाना। अब ये लुइजियाना टेरिटरी जो थी, आपको पता होगा कि जो अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको अपन अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, 1789, आपने नाम भी सुना होगा। तो वो रेवोल्यूशन में आपको पता है फ्रेंच जो थे वो वर्सेस हो गए थे यूके के, है ना, अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन में। तो ये जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ने बेसिकली ये वाला जो हिस्सा था अपलाचियन माउंटेन्स के इस साइड वाला, वो आप देखोगे फ्रेंच के पास था। तो यूएस ने फ्रांस से ये हिस्सा खरीदा था, जिसको अपन लुइजियाना परचेज भी कहते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप देखोगे यूएस हमेशा से टेरिटरीज खरीदना चाहता था। तो वैसे ही आप देखोगे उन्होंने प्रपोजल दिया था कि हम एक काम करते हैं, हम ग्रीनलैंड भी खरीद लेते हैं। जब आप देखोगे ये अलास्का के खरीदने की बात चल रही थी, तब आप देखोगे उन्होंने प्रपोजल भी दिया था कि हम लोग ग्रीनलैंड भी खरीद लेते हैं। तब भी आप देखोगे डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ये प्रपोजल आप देखोगे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी आया, तब भी आप देखोगे डेनमार्क ने मना कर दिया था। और अब ये जो वापस प्रपोजल आ रहा है ट्रम्प साहब का कि हम ये खरीद लेते हैं, ये फिर से वही है कि वो लोग ग्रीनलैंड चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपके पास ये आता है कि ग्रीनलैंड चाहते क्यों हैं, ऐसा क्या है उधर, यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो, एक तो ग्रीनलैंड का लोकेशन, क्योंकि वो आर्कटिक सर्कल में आ रहा है, और आपको पता है कि अभी आर्कटिक में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रही है। अब है ना, वहाँ पे बहुत सारे एक तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, माइंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रूट्स खुल जाएंगे। तो अगर सपोज करो आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना है, पहले इतना घूम के जाना पड़ रहा है, यहाँ पे रास्ता खुल जाएगा, तो आप सीधे यहाँ पे शिप्स चला सकते हो। आपको पता है कि चाइना, रशिया, ये सारे के सारे नॉर्दर्न सी रूट बना रहे हैं, तो इसमें यूएस जो है वो भी एक चाहता है कंटिन्यूस लिंक बन जाए उसका पूरे यूरोप में। तो इसके लिए आप देखोगे ग्रीनलैंड बहुत एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रीनलैंड आपको पता ही है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री, यहाँ पे तो ऑयल कोई इंडस्ट्री है नहीं, बट बहुत सारे ऐसा बोला जाता है कि मिनरल्स वगैरह भी हैं। प्लस आप देखोगे प्रिस्टीन ब्यूटी है, प्लस आप देखोगे क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। प्लस आप देखोगे यहाँ पे एक यूएस का मिलिट्री बेस भी है, जहाँ से क्या होता है कि वो जो अपने एशिया से कोई भी मिसाइल्स वगैरह आ रही है वो पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन की तरह ये काम करता है। प्लस आप देखोगे उसका लिंक बना के रखता है अटलांटिक ओशन में सारी कंट्री से, तो ग्रीनलैंड उनके लिए एक अच्छी लोकेशन है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक से, ट्रेडिंग से, जोग्राफिकल से, क्लाइमेट चेंज के लिए हो जाएगा, है ना, सेटलिंग के लिए भी हो जाएगा। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ, जो इस रीजन में बढ़ता जा रहा है कि चाइना यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एसेट्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चाइना के साथ डीलिंग वगैरह चल रही है, उसको भी थोड़ा कम करने के लिए आप देखोगे ये यूएस जो है पूरा ग्रीनलैंड का बात करता है। ठीक है, तो ये था पूरा ग्रीनलैंड वाला इशू। अब हो क्या रहा है कि यूएस बेसिकली ट्रम्प साहब ने जैसे वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को उठा के एक सॉर्ट ऑफ मैसेज सेंड किया है, वैसे ही आप देखोगे ग्रीनलैंड को भी वो बोल रहे हैं कि हमें तो ये किसी भी हालत में चाहिए, वी वुड लाइक टू बाय ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये हम खरीद के रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, जो ग्रीनलैंड के सपोर्ट में जितनी भी ईयू की कंट्रीज़ हैं, जो इनफैक्ट नाटो के भी मेंबर हैं, ये वही नाटो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, जो अर्स्टवाइल रशिया था, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो ये जो नाटो है उसमें डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, आपको पता है ना अभी रिसेंटली मेंबर्स बन गए हैं स्वीडन, फिनलैंड, तो ये सारे मेंबर्स हैं। तो ये सारे अब क्या हो रहा है कि प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं किसकी, ग्रीनलैंड के, और उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई कोर्सिव स्टेप नहीं ले सकते। तो ट्रंप ने उनके रिटेलिएशन पे उन पे 10% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला आपके ग्रीनलैंड का। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, अब आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ट्रंप इसलिए बोल रहे हैं कि वो यूरोप पे 10% टैरिफ्स लगाएंगे अनटिल वो अग्री नहीं कर जाते कि उनको ग्रीनलैंड खरीदने दिया जा रहा है। ठीक है,
और ये मैंने यहाँ पे ट्रुथ सोशल क्यों हाईलाइट किया है, तो बेसिकली ट्रुथ सोशल क्या है, अब आपने सबने ट्विटर का नाम सुना होगा, जो बेसिकली इलॉन मस्क के पास है, उसका नाम एक्स बदल गया। तो एक तो होती हैं कुछ बिग टेक फर्म्स, ठीक है। बिग टेक फर्म्स क्या होती हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बहुत ज़्यादा उनका नाम है ना, मतलब ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में अपन देखेंगे तो कंट्रोल करके है। जैसे बिग टेक फर्म्स में आपका अमेजोन आ सकता है, मेटा आ सकता है, गूगल आ सकता है ना, एप्पल आ सकता है। तो ये सारी फर्म्स आती हैं। अब क्या होता है इन फर्म्स के, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, ट्विटर यानी जो अभी एक्स हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे, टिकटॉक, ऐसी वीडियो ब्लॉगिंग और बहुत सारी साइट्स चलती हैं। अब इनमें क्या होता है, ये कंट्री के रूल्स के हिसाब से चलती हैं। अगर जैसे आपने अभी ग्रॉक एआई वाला केस देखा होगा पूरा, जहाँ पे है ना इलॉन मस्क को फिर फाइनली बोलना ही पड़ा कि अभी ग्रॉक एआई जो है कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑब्ससीन इमेजेस बना रहे हो, ठीक है। तो वो वाला जो वीडियो एडिटिंग टूल था या इमेज वाला टूल था, वो भी सबके लिए बंद कर दिया है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं, इस पे आप सब कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंसरशिप होती है, आपको वो सोच समझ के लिखना पड़ता है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में आप देखोगे ट्रंप ने क्या करा था, खुद की एक सोशल मीडिया कंपनी डाली, ट्रंप आई थिंक टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करके ऐसे कुछ कंपनी है, टेक्नोलॉजी मीडिया कंपनी। तो उसी उसी का एक टूल है ट्रुथ सोशल करके। उन्होंने बेसिकली अपना ही खुद का एक ट्विटर टाइप का अकाउंट निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप को बैन कर दिया गया था, कंसिडरिंग जब वो अभी इलेक्शंस हुए थे ना, अभी तो ट्रंप जीत गया है, उसके पहले वाले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आप देखोगे यूएस कैपिटल जो वॉशिंगटन डीसी में होता है, ठीक है, उस पर अटैक हुआ था। और वो किसने किया था, ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि ट्रंप ने ट्विटर पे भड़काऊ मैसेजेस डाले थे, उस वजह से आप देखोगे ये पूरे प्रोटेस्ट वहाँ पे हुए थे। तो उसके चक्कर में उनको बैन कर दिया था, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कोई सेंसरशिप नहीं हो, इंसान बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच रखता हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपन ऑल्ट टेक भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, जो बेसिकली आपका ऑल्टरनेटिव है एक एस्टैब्लिश्ड जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका। तो ट्रुथ सोशल खुद ट्रंप की ही कंपनी है, और इनिशियली क्या होता है, इसका बहुत हाई वैल्यूएशन वगैरह लगाया था, लेकिन अभी तो कंपनी में लॉसेज ही हैं ट्रुथ सोशल वाले, क्योंकि जो जो मैनेजिंग कंपनी थी इसकी मीडिया वाली, वो आप देखोगे आईपीओ वाईपीओ हुआ, और अभी वो $30 मिलियन के आसपास का घाटा है उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे ये पूरा ट्रुथ सोशल के बारे में था। तो ट्रम्प साहब ने क्या करा है, ट्रुथ सोशल पे जाके ये डाला है कि मैं इन पे 10% टैरिफ लगाऊंगा। और ये 10% टैरिफ जो है बेसिकली सिर्फ उन्होंने डेनमार्क में नहीं लगाए हैं, बट और जो 8 कंट्रीज़ हैं जो डेनमार्क को सपोर्ट कर रही हैं, जिन्होंने बेसिकली एक ऑपरेशन है जिसका नाम है आर्कटिक इंड्योरेंस, एक मिनट, हाँ, तो जिन्होंने एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, वो लॉन्च किया है। अब ये ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस भी न्यूज़ में था, ये क्या है ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, मतलब कि जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से नीदरलैंड्स हो गया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, है ना, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली ओपनली ग्रीनलैंड के सपोर्ट या डेनमार्क के सपोर्ट में आई हैं कि एक कोई भी यूनिलैटरल एक्शन अगर यूएस लेता है ग्रीनलैंड को अपने ऊपर कब्जाने का, तो माना जाएगा कि वो बाकी 8 कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है। और ये सारी की सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट आप देखोगे नाटो की मेंबर्स हैं, तो फिर बेसिकली अग्रेशन हो सकता है उनके प्रति, ठीक है। उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए क्या किया है, इन कंट्रीज़ ने अपने मिलिट्री पर्सनल, लाइजन ऑफिसर्स, कॉम्बैट फोर्सेस को एक है ना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जॉइंट ग्रीनलैंड में, जिसका नाम रखा है ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, ठीक है, उसके लिए भेजा है, ताकि वो एक तरीके से सॉलिडारिटी दिखा सके, एक मैसेज भेज सके ट्रंप को कि आप कोई भी यूनिलैटरल एक्शन लोगे तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। और वहाँ पे ग्रीनलैंड की सेफ्टी को भी देखते हुए उन्होंने बेसिकली अपने ट्रूप्स को वहाँ भेज दिया है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, और ट्रंप ने ऑब्वियसली अभी तो बोला 10% टैरिफ लगाऊंगा, सिर्फ डेनमार्क के ऊपर नहीं बट बाकी कंट्रीज भी जो सपोर्ट कर रही हैं, और फिर ये जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ के 25% हो जाएंगे अगर आपने ग्रीनलैंड उनको खरीदने नहीं दिया, ठीक है। ये पूरा इशू था ग्रीनलैंड का। तो अपन ने ये वाला समझ लिया, इसराइल गाज़ा का अपन ने पूरा इशू समझ लिया। फिर अपन ने पैक्स सिलिका के बारे में जाना कि पैक्स सिलिका क्या है ना, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अपन ने ट्रंप और पूरा ग्रीनलैंड का इशू पढ़ लिया। अब आप सुन रहे होगे बार बार कि हमारे रिपब्लिक डे परेड में इस बार इंडिया ने किसको इन्वाइट किया है, इंडिया ने इन्वाइट किया है ईयू के प्रेसिडेंट, मतलब ईयू कमीशन के और ईयू काउंसिल के जो हेड हैं। ईयू कमीशन की हेड तो उर्सुला वॉन डर लेयन है, ये जर्मनी की देखोगे डिफेंस मिनिस्टर भी थी 2005 से 19 तक, और 19 में फिर आप देखोगे ये यूरोपियन कमीशन की पहली लेडी प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और एक है यूरोपियन काउंसिल, उसके भी हेड है एंटोनियो द कोस्टा, वो भी आप देखोगे विजिट करेंगे। और इसी दौरान बोला जा रहा है कि इंडिया ईयू का एफटीए भी साइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हाँ कि ये ईयू क्या है, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे ईयू पे एक और आर्टिकल है कि ईयू ने मर्कोसर के साथ एक एफटीए साइन कर लिया है, ठीक है। और वो 25 साल से नेगोशिएट कर रहे थे, फाइनली जाके ये एफटीए साइन हुआ है, जिसके अंदर आप देखोगे
मतलब ईयू ऑलरेडी आपको पता है एक क्या है, कस्टम ब्लॉक है। देखो सबसे पहले तो अपन ईयू के बारे में यहाँ पूरी, मैंने आपको बोला ना आज का जो वीडियो अगर आपने देख लिया, इतने खुश हो गए आप कि आपने आजकल आज इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। देखो सबसे पहले तो समझो ये ईयू क्या है। ईयू क्या है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन। ये यूनियन किस चीज़ का है, ये देशों का यूनियन है। पहले इसमें 28 मेंबर्स हुआ करते थे, फिर आपको पता है ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट, यानी यूके इसमें से एग्जिट कर गया। आज की डेट में आप देखोगे इसमें 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब जो कुछ 4 कंट्रीज़ हैं, तो ये 27 कंट्रीज़ क्या करती हैं, ये 27 कंट्रीज़ यूरोप की हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में अलग अलग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की जगह क्या काम करते हैं, हम एक ब्लॉक की तरह रहते हैं और इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ होंगी वो आपस में तो खुद में कोई मतलब बैरियर्स नहीं लगाएंगी, ना तो ट्रेड पे, गुड्स या सर्विसेज के मूवमेंट पे, ना लोगों के मूवमेंट में, ना कैपिटल लेबर, ऐसा, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम सबके बीच में तो है ही, प्लस आप देखोगे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मार्केट या पहले कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट की तरह रहेंगे कि हमारे आपस में तो कोई भी आप देखोगे ट्रेड में पैसा नहीं लग रहा, टैक्सेस वगैरह, लेकिन जो बाहर के देश है उस पर हम कॉमन टैरिफ लगाएंगे, तो इसको कॉमन मार्केट या कस्टम यूनियन बोलते हैं। तो ईयू जो है ये इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, पहले ये जानो। तो होता क्या है कि 1950s या 60s के अराउंड एक बॉडी बनती है, एक कम्युनिटी बनती है, उसको अपन बोलते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। इस यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे। एक होती है बेनेलक्स कंट्रीज, बेनेलक्स, बी का मतलब है बेल्जियम, एन का मतलब है नेदरलैंड्स और एल एक्स का मतलब है लग्जमबर्ग, ठीक है। प्लस इसमें जोड़ लो फ्रांस है ना, जर्मनी और इटली। तो ये 6 कंट्रीज मिलके एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाती है। थोड़े टाइम बाद ये जो कम्युनिटी होती है ये बनती है बेसिकली आपकी इसको आप बनाते हो एक तो यूराटम, ठीक है, प्लस आप इसको एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हो, ठीक है। यूराटम तो न्यूक्लियर एनर्जी के हिसाब से, और इकोनॉमिक कम्युनिटी थोड़े और इसमें होता है ना कि आप गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के हिसाब से। फिर आप देखोगे आते आते बाद में 1990s तक ये प्रॉपर आप देखोगे ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट होती है। कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट के हिसाब से प्रॉपर 1992 में ईयू निकल के आता है, जिसको अपन बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। और इसी में आप देखोगे जब ब्रेक्सिट हुआ था तो आपने 2007 में एक ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन हुई थी। तो ये लिस्बन जो ट्रीटी है, ठीक है, ये लिस्बन कौन से देश में आता है, लिस्बन बेसिकली आता है आपके पोर्टुगल में। किस में आता है, आपके पोर्टुगल में, ठीक है। तो लिस्बन नाम का एक शहर है, पोर्टुगल में आता है। तो 2007 में आप देखोगे ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन हुई थी, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट के रूल्स फ्रेम करे गए थे, जिन रूल्स को यूज़ करके ब्रेक्सिट हुआ था, ठीक है। ये पूरी ईयू की कहानी थी। अब इस ईयू में क्या होता है, बहुत सारे संगठन बनाए हैं ताकि ये जो उन्होंने बोला है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, हम अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को भी एक जैसा रख सकें, तो इन चीज़ को फॉलो करने के लिए उन्होंने कुछ कमीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं ताकि वो उस चीज़ को एनफोर्स कर सकें। तो इन्हीं बॉडीज़ का नाम है अलग अलग। जैसे एक तो है ईयू पार्लियामेंट, जैसे अपने देश में पार्लियामेंट क्या होती है कि हम बेसिकली डायरेक्ट चुनावों से चुनते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठेंगे, वैसे ये भी आप देखोगे ओनली बॉडी है ईयू की जहाँ पे डायरेक्टली जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली चुन के अपने लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं। फिर आता है आपका ईयू का कमीशन। कमीशन ऐसे समझो, जैसे अपने यहाँ पे आप यूपीएससी वगैरह देखते हो तो जो भी कमीशन पढ़ते हो, सेंट्रल विजिलेंस, ये क्या होते हैं, सारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं। तो ईयू का कमीशन वो है जो बेसिकली लॉ को प्रपोज भी कर रहा है, फिर उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट भी कर रहा है। कैसे, क्योंकि इसमें जो हर कंट्री होती है ना, वहाँ से आप एक कमिश्नर भेजते हो, ठीक है, और ऐसे करके इन कमिश्नर्स के साथ मिलकर आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये तो होता है आपका ईयू का कमीशन। फिर एक होती है ईयू में यहाँ पे जिसको अपन बोलते हैं यूरोजोन। अब यूरोजोन क्या है, इन 27 कंट्रीज़ में से कुछ 21 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अग्री किया है कि हम यूरो को अपनी लीगल टेंडर मान लेंगे। मतलब उनकी कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो यूरो जो होता है, जैसे अपने यहाँ पे रुपया होता है, तो वहाँ पे यूरो जो करेंसी है वो प्रॉपर लीगल टेंडर है और वही मानी जाएगी, ठीक है। तो वो 21 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूरोजोन का हिस्सा हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर आप देखोगे इसके बाद आता है आपका ईयू का काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या है, हर एक देश का जो हेड है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इस ईयू काउंसिल के अंदर बैठते हैं। वो एक तरीके से डायरेक्शन देते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए वार्तालाप वगैरह करते हैं। फिर इसके ऑपोजिट और कंफ्यूजिंग वाली होती है एक काउंसिल ऑफ ईयू, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर ईयू कंट्री से कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं और वो बेसिकली जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट के साथ मिलके, ईयू काउंसिल के साथ मिलके काम वगैरह करते हैं।
ठीक है। और वैसे ही एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहाँ पे मॉनेटरी बैंक्स होता है, वैसे यूरोप का एक सेंट्रल बैंक भी है जो मॉनेटरी पॉलिसी इन सारी कंट्रीज़ की अलाइन करने में हेल्प करता है। तो और एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो बेसिकली अपन बोलते हैं ना इश्यूज़ वगैरह कोई आते हैं तो उसको सॉल्व करता है इन कंट्रीज़ के बीच में जो ईयू का हिस्सा है। तो ये पूरी आपकी ईयू की कहानी है। अब इस ईयू की जो हम्म, हाँ, इस ईयू की कहानी में आप देखोगे 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो ईयू का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने अपना खुद का यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है। उसमें एक तो आइसलैंड है, एक आपका नॉर्वे है, एक आपका स्विट्जरलैंड है और एक आपका लिंचनस्टाइन है। तो आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्वे है, फिर आपका स्विट्जरलैंड है और लिंचनस्टाइन है। तो ये करके 4 देश हैं जिन्होंने यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखा है। इंडिया का क्या है, इस ईएफटीए के साथ ऑलरेडी टीईसीए टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट या कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। अब इंडिया ट्राई कर रहा है कि हमारा ईयू कंट्रीज के साथ एफटीए कंक्लूड हो जाए। ठीक है। इसीलिए हमने यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के हेड को इंडिया बुलाया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे। आपको पता है 26 तारीख को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होते हैं, 29 तारीख तक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जो बेसिकली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है 29 को, जो एक तरीके से एंड होती है रिपब्लिक डे के सारे सेलिब्रेशंस का। ये तो थी पूरी आपकी ईयू की कहानी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे, जो है आपकी मरकोसूर वाली। अब ये मरकोसूर क्या है, ये समझो एक बेसिकली साउथ अमेरिका में 4 देश, वेनेजुला मेंबर बना बाद में और फिर सस्पेंड भी हो गया। तो यहाँ पे है आपका ब्राज़ील, ये है अर्जेंटीना, ये है पैराग्वे और ये है यूरुग्वे। ठीक है। यूरुग्वे की कैपिटल है मोंतेवीडो और यहाँ पे पैराग्वे की कैपिटल है एसन सियोन। ठीक है, एसन सियोन। तो ये जो एसन सियोन की ट्रीटी होती है एक करीबन 1991 के आसपास, और वहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका की 4 कंट्रीज़ हैं ये खुद का एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाती हैं ताकि ये इनको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसा इन चारों के बीच में हो जाता है। और वो ट्रीटी ऑफ एसन से होता है जो पैराग्वे में उसकी कैपिटल है, राजधानी है, और इसी को अपन ट्रेडिंग ब्लॉक को मरकूसर बोलते हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, वैसे आप देखोगे मरकोसर ट्रीटी को जो संभालने वाले हैं उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मोंतेविडो यानी यूरुग्वे में आते हैं। अब न्यूज़ क्या थी कि ईयू ने मरकोसर के साथ मिलके, ठीक है, इंडिया का मरकोसर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हो रखा है, हम लोग एफटीए नहीं कर पाए हैं। ठीक है। और ईयू के साथ तो अभी एफटीए की वार्तालाप चल रही है। तो ईयू ने मरकोसर के साथ मिलके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसमें से वो लोग टैरिफ्स कम कर देंगे ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। अब ये क्या हो जाएगा कि कुछ 300 मिलियन यहाँ पे लोग हैं, कुछ 300 साढ़े 300 यहाँ, तो करीबन 700 मिलियन लोगों का इतना बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये रही न्यूज़। तो आपको यहाँ पे देखोगे इससे टैरिफ हटाने से ट्रेड जो हो जाएगा वो बूस्ट हो जाएगा। लेकिन वही है कि मरकोसर वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें है ना 4 आती हैं और ईयू वाली, इन सभी को अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई करना पड़ेगा जो भी ये ट्रीटी हुई है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इससे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बन जाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या सिग्नल सेंड करना चाहते हैं कि हम लोग टैरिफ के ऊपर ट्रेड को चुनते हैं, हम लोग प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को आइसोलेशन के ऊपर चुनते हैं। ठीक है। और इससे याद रखना 700 मिलियन लोग जो होंगे वो इफेक्ट होंगे इस जो आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, और करीबन 111 बिलियन यूरोस का जो इसका मार्केट वैल्यू है वो रीच हो चुका है। ठीक है, अगर ये 2 ट्रेडिंग ब्लॉक आपस में ट्रेड करते हैं। तो ये मैं आपको पूरा कहानी यूरोपियन कमीशन का समझा रही थी। ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो वेनेजुला के ऊपर है। मैं आपको ये वाला यहाँ से भी शुरू हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या है कि क्यूबा आपको पता है वेनेजुला के बहुत क्लोज था। ठीक है। और वेनेजुला के जब निकोलस मदुरो को उठाया गया उसके बाद आपको पता है क्यूबा वेनेजुला से ऑयल पैसा दोनों चीज़ें ले रहा था। अब ये चली गया, रेजीम चेंज हो गया, यहाँ पे यूएस ने कब्जा लिया, तो ऑब्वियसली क्यूबा में प्रॉब्लम होगी। तो क्यूबा के जो लोग हैं कुछ, वो आप देखोगे यूएस की जो एम्बेसी है हवाना में, उन्हीं के देश में, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप वेनेजुलन प्रेसिडेंट को रिलीज़ करो। ठीक है। और बेसिकली उनको वापस रीइंस्टेट करो। और आपको ये भी पता है कि जब वेनेजुला के जो निकोलस मदुरो थे उनको उठाया गया तो उनकी जो मिलिट्री थी उसमें क्यूबन कुछ ऑफिसर्स भी थे, उनकी डेथ हो गई। तो ऑब्वियसली उसका भी वो बदला सॉर्ट ऑफ लेना चाहते हैं। अब ये एक मैंने आर्टिकल डाला है जस्ट ये बताने के लिए कि वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में आपको ये दिखेगा कि जो पुराने कोई प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। जैसे साउथ कोरिया में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था उनके पुराने वाले प्रेसिडेंट ने, तो उसके ऊपर आप देखोगे उनको 5 साल की सज़ा सुना दी। वैसे ही श्रीलंका में, कुछ नेपाल में, बांग्लादेश में कुछ कुछ चल रहा है। अब युगांडा में क्या हुआ है कि उनके एक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंटरनेट बंद करा दिया। करेक्ट है, उन्होंने बेसिकली मतलब फ्रॉडलेंट क्लेम्स आ रहे हैं, जो भी है इलेक्शंस वहाँ पे हुआ। और जो प्रेसिडेंट योवेरी मुसवेनी करके हैं वो युगांडा में 7th टाइम अब प्रेसिडेंट
बनेंगे, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पोलिंग एजेंट्स को ही वहाँ से उठवा लिया था, ठीक है। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे आता है सीरियन और कुर्द्स के इशू के ऊपर। अब ये क्या है ये समझो। देखो, सबसे पहले तो कुर्द्स क्या है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि कुर्द्स जो हैं वो भी एक सुन्नी, आपको पता है मुस्लिम में जैसे दो मेजर सेक्ट्स हैं, ऐसे तो और भी होंगे, शिया और सुन्नी, है ना। इनमें आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो आप ये देखोगे कुर्द्स एक सुन्नी मुस्लिम वाले एथनिसिटी के लोग हैं जो बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, है ना, आपका ईरान वगैरह वाला रीजन हो गया। तो ये नीचे वाले जितने भी, आपका जॉर्डन हो गया, सॉरी जॉर्डन कहाँ हो गया, हाँ, इराक, सीरिया, लेबनान, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में बिखरे हुए हैं। अब ये जो कुर्द्स हैं वो इतनी सारी कंट्रीज़ में बिखरे हुए हैं, और इन्होंने बेसिकली कोशिश करी थी कि जब इजिप्ट, सॉरी, वो अपना वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और फिर टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सर्वर्स वगैरह भी हुई थी। तो पहले आप देखोगे टर्की ने इनको सपोर्ट किया था कि ठीक है, हम है ना इसमें अलग से एक कुर्दिस्तान टाइप का कुछ बना सकते हैं। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ सर्व्स हुई वगैरह तो वहाँ पे भी आप देखोगे इनको कुछ ज़्यादा राहत मिली नहीं, और इनका कोई अलग से देश बना नहीं। तो ये बिखरे बिखरे से ही रह गए, सेम एथनिसिटी के लोग। अब क्या हो रहा है कि कुर्द्स की ना फिर से डिमांड उठ रही थी कि मतलब इनको जो है अलग से इनका देश दिया जाए। और जब इराक और इन सब जगहों पे इंस्टेबिलिटी थी तो अपोजिशन पार्टीज जो थी उन्होंने कुर्द्स वाला इशू को पूरा हाईलाइट कर दिया। और इसलिए आप देखोगे कुर्दिस्तान का जो इशू है कि हमें अपना सा अपना अपना अलग एक कुर्दिस्तान चाहिए, वो वाला इशू फिर से क्रॉप अप हो गया। अब हुआ क्या है कि इन कुर्द्स के ना खुद के मिलिट्री फाइटर्स हैं, और आपने है ना एक ये फोर्स का नाम सुना होगा जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये बेसिकली कुर्दिश जो मिलिट्री फाइटर्स होते हैं ना उनकी एक फोर्स है। और इन्होंने क्या किया है, इराक के कुछ एरिया में, सीरिया के कुछ एरिया में, क्योंकि सीरिया में आपको पता है कि अरब स्प्रिंग के बाद भयंकर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे तो बहुत सारी इंस्टेबिलिटी थी। तो वहाँ सीरिया में उन्होंने एक रोजावा नाम का एरिया है, वहाँ पे बेसिकली इन्होंने कब्जा लिया है। और वो एक तरीके से सीरिया पूरा देश के अंदर, जैसे पूरा देश है उसके बीच में किसी ने कुछ एरिया कब्जा लिया, और वो अब उसको ऑटोनॉमस रीजन की तरह रन करता है, जहाँ पे कुर्द्स अपने रूल खुद वगैरह बनाते हैं। अब आपको पता है कि सीरियन गवर्नमेंट में जब बशर अल असाद की रजीम, जो रशिया और ईरान वगैरह सपोर्ट कर रहे थे, तो वो जब पूरी गिर जाती है और यूएस जो होता है उस कंट्री को सपोर्ट करने लग जाता है, और वहाँ पे आईसिस के ही पुराने एक टेरर ग्रुप के हेड है, वो उस कंट्री के भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। वो एक तरीके से कसम लेते हैं कि मैं यहाँ से तो मतलब सीरिया पे पूरे पे मैं ही राज करूंगा, उन कुर्दिस्तानियों को बाहर निकाल के रखूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक तरीके से हमला किया है। तो गवर्नमेंट ने ये जो कुर्दिश सेपरेटर्स हैं, फाइटर्स हैं, इनके ऊपर हमला किया और उनको रोजावा से निकालने के लिए एक सॉर्ट ऑफ पहल ली है, ठीक है। और कुर्दिश ने, जो कुर्द्स लोग थे, उन्होंने भी बोला था कि जब वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी सीरिया में तो वो खुद भी आप देखो पावर छोड़ के चले जाएंगे। तो यही पूरा इशू यहाँ पे समझा रखा है सीरिया और कुर्द्स का, ठीक है। ओके। फिर एक आता है बड़ा आर्टिकल कि आपको पता है जो इंडिगो के में पूरा फियास्को हुआ था दिसंबर के फर्स्ट वीक, जो आई थिंक 4 या 5 दिसंबर को मैक्सिमम इसका लॉस हुआ था, 5, 6, 7 दिसंबर, जहाँ पे आप देखोगे तो इंडिगो कुछ 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। 80% ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं उसकी वो ना डोमेस्टिक वाली है, शायद 1800-1900 डोमेस्टिक है, 300 ही कुछ इंटरनेशनल है। तो इसमें से कुछ 1500 फ्लाइट्स उन दिनों पर कैंसिल हुई थी। और आपको पता है कि इंडिगो जो है लगभग 65% जो इंडिया का एविएशन मार्केट है, जो ऑलरेडी हम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं, उसका 65% हिस्सा जो है वो इंडिगो के पास अलोन है। तो जब ऐसे लार्ज स्केल कैंसिलेशन हुए, उन्होंने बेसिकली रीज़न बताया कि जो ये नए FDTL रूल्स आए थे, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले जो रूल्स आए थे, जो DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला था कि इनको टाइमली इंप्लीमेंटेशन करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इसमें जो फ्लाइट के जो पायलट होते हैं उनके टाइमिंग्स जो थे वो कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए थे। नाइट टाइम में आप कितनी पायलट जो होता है वो फ्लाइंग कर सकता है, वो आवर्स भी कम कर दिए थे। प्लस आप देखोगे इसके अंदर कितना आपको क्रू स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह लगता है, वो भी आपने इसमें चेंजेस कर दिए थे। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस करे थे, जिस वजह से क्या होने वाला था कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ने वाली थी, आपको ज़्यादा पायलट्स लगने थे, आप नाइट टाइम में जितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे वो कम हो गई थी, नाइट का जो खुद शिफ्ट का टाइमिंग है वो आपने बदल दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब होता क्या है, इंडिगो जो है वो एकदम लीन मॉडल पे काम करता है, आई थिंक, और ओनली प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक अगर अपन कंपनी बोलते हैं एविएशन में तो वो इंडिगो ही थी। वो उस वजह से थी क्योंकि उनका जो क्रू था ना बिल्कुल ऑप्टिमाइज था, एकदम लीन स्टाफ रख रखा था उन्होंने कि अगर एक भी एक्सीजेंसी आई तो वो झेल नहीं पाएगा। तो मैनेजमेंट बिल्कुल मिसमैनेज था, ठीक है। मैनेजमेंट जो था वो नीचे से वो बेखबर था कि उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं है। प्लस आप देखोगे उन्होंने सरकार को भी बहुत हल्के में लिया, FDTL के रूल्स को इंप्लीमेंट ही नहीं किया और बार बार डेडलाइन का एक्सटेंशन मांगते रहो। जब लास्ट टाइम सरकार ने मना कर दिया तो ऐसा पूरा फियास्को हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे CEO इन सबको वार्निंग दी गई है। इस पे अब आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो DGC है हमारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
उन्होंने इंडिगो पे कुछ 22 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, प्लस 50 करोड़ की बैंक गारंटी मांगी है, जो धीरे धीरे जब वो रिफॉर्म्स लेंगे अपने ऑपरेशंस में, प्लस आप देखोगे अपने मैनेजमेंट स्टाफ में, प्लस आप देखोगे पायलट्स वगैरह के ऊपर, तब आप देखोगे धीरे धीरे करके ये बैंक गारंटी रिलीज़ करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो ये इंडिगो के सीईओ हैं या सीईओ वगैरह हैं, है ना, उनको भी एक वार्निंग दी है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ तो देख लेना। और साथ में उनका जो उस टाइम पे जो बंदा हैंडल कर रहा था ये पूरी सिचुएशन को, जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन ऑफिसर था, उसको तो तुरंत प्रभाव से रिलीव करने की बात करी है। प्लस आप देखोगे डीजीसीए ने जो खुद के द्वारा अपॉइंटेड जो फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको भी हटा दिया गया है, और नए फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे डीजीसीए ने कुछ कुछ शर्तें रखी हैं इंडिगो के ऊपर, और ये भी बोला है कि आप एफडीटीएल के जो रूल्स है उसमें एक रिलैक्सेशन दिया था कि फरवरी तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए आप देखोगे इंडिगो की पूरी गाड़ी वापस लाइन पे आ भी पाई है। ठीक है, तो और ये सारा काम कैसे हुआ है, डीजीसीए ने एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई थी, ठीक है, जो उनके खुद के ऑफिस भी गई थी, वहाँ से आप देखोगे सारा डेटा भी कलेक्ट किया था, ताकि वो सर्कमस्टांसेस को रिव्यू कर सके और देख सके कि भाई क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि जो डिस्ट्रप्शन हुआ था ये वही था, क्योंकि वो एकदम लीन मॉडल पे थे, मिस मैनेजमेंट था, लीडरशिप बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, और ओवर ऑप्टिमाइजेशन था। ठीक है, आपके जो एफडीटीएल वाले प्रोविजंस थे वो पहले से इम्प्लीमेंट करने शुरू हुए ही नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने मतलब जो मैनेजमेंट था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि भाई हमको ऑपरेशनल बफर्स रखने हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इन चीज़ों का। ठीक है, वो लोग सिर्फ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते थे अपनी एयरक्राफ्ट का, अपने क्रू का, अपने रिसोर्सेज का, और जिस वजह से क्या होता था कि जो आपके बफर होता है कि एयरलाइन में कि अगर एक पायलट नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा ऐसा कुछ, तो वो बफर मार्जिन उनके पास थे ही नहीं, क्योंकि वो लोग मैक्सिमाइज करना चाहते थे जितना वो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि उनकी जो बैंक गारंटी होगी, 4 उनको पिलर्स दे रखे हैं, लीडरशिप और गवर्नेंस वाले, मैन पावर वाले, है ना, प्लस जो पायलट्स को फटीग वगैरह होता है उसको मैनेज करने वाले, फिर डिजिटल सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बोर्ड लेवल पे चेंजेस करके 4 बोले, तभी आपकी बैंक गारंटी रिलीज़ होगी। ठीक है, यही पूरा इशू यहाँ पे समझा रखा है। फिर एक इशू आया है ओशन एसिडिफिकेशन को लेके। देखो, ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओशन का पानी है उसका पीएच जो है वो 7 से कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा मुझे बताना कि पीएच की स्केल जो होती है वो क्या होती है और वो कौन से कौन से नंबर तक होती है। ठीक है, एसिड तो हमें पता है कि <7 है, तो ओशंस जो है ना, याद रखना कि एसिडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि ओशंस जो है एसिडिक पीएच के हो जाएंगे, नहीं, वो एल्कलाइन ही रहेंगे कि उनका जो पीएच है वो 7 से ऊपर है, लेकिन वो घट रहा है, उसमें जो ओशन में CO2 की डिजॉल्व मात्रा है वो बढ़ रही है। अब इससे क्या होता है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि CO2 का कंटेंट बढ़ रहा है, और CO2 का कंटेंट जब एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो नीचे आप देखोगे पानी में भी बढ़ेगा। अब इस वजह से क्या होता है, जैसे एक स्टडी करी गई कि जो शार्क के दांत होते हैं जिस वजह से वो कुछ खा पाती है, वो दांत जो है गल जाएंगे, वो इतने रोबस्ट नहीं रहेंगे, है ना, वो अच्छे नहीं रहेंगे, उस पर भी मतलब भारी नुकसान है। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक परत बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं, उसके लिए भी आप देखोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर कार्बोरेंट मिलेगा ही नहीं, CO2 के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। ओके, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो बेसिकली अभी बृहन मुंबई सॉरी जो अपने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, जिसमें आपको पता है कि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, ठीक है, वो जीत के एक उन्होंने उनका एक महायुति अलायंस था। उस महायुति अलायंस में सिर्फ ये दोनों पार्टीज नहीं है, उसमें एनसीपी भी थी, उसमें कठावले वाली पार्टी भी है, वो भी थी, उसमें बहुत सारी पार्टीज है, कुछ 7-8, तो वो मिलके आप देखोगे इस भारी वोटों के साथ बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीत चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपके एक बार मेंस और प्री में भी पूछा जा चुका है, वो ये है कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है। तो इंडिया में आपको पता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद आई है, हमारे यहाँ पहले से थी, जैसे मद्रास में भी 1880 सी थी, वैसे ही आप देखोगे मुंबई वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बहुत पहले की थी। इट्स जस्ट लॉर्ड रप्पन जब आते हैं 1884 के आसपास, उसके बाद से आप देखोगे चीज़ें थोड़ी फॉर्मलाइज हो गई। ठीक है, बृहद मुंबई कॉर्पोरेशन करीबन 1888 के आसपास से है। ठीक है, बहुत पुरानी है, 1830 से भी हो सकती है, मतलब आप ये मान के चलो कि 19 सेंचुरी से बेसिकली एग्जिस्ट करती है। और फिरोज शाह मेहता जैसे स्टॉलवर्स जो मॉडरेट के बहुत ही सेलिब्रेटेड लीडर थे, वो भी आप देखोगे इसको मेयर पोजीशन पे हेड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ये तो जैसे ये भी पहले से चल रही है, जैसे जयपुर के आप देखोगे तो वो भी बहुत पुरानी है, वो भी बहुत पहले से चल रही है, 1888 के आसपास से। फिर यहाँ पे आप ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको इंडिया में 73rd से तो आपके रूरल
पंचायती राज और 74 से आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। अब ये जो चुनाव थे बीएमसी वाले 5-5 साल के चलते हैं, ये आप देखोगे करीबन 2019-20 में होने चाहिए थे, पर ये डिले हो गए 4 साल, सॉरी 21 में होने चाहिए थे पर ये डिले हो गए, तो इसलिए अब देखो अब हो रहे हैं। ठीक है, अब बीएमसी की सबसे खास बात क्या है, ये एशिया की आई थिंक टॉप 3 या टॉप 4 सबसे मतलब अपन बोलते हैं ना ज़बरदस्त कमाई करने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर नगर निगम है। ठीक है, इसका जो एनुअल बजट है वो 75,000 करोड़ से ज़्यादा है। पहले 50,000 करोड़ था, फिर 75,000 करोड़ पहुंच गया है। तो बेसिकली आप देखोगे बहुत ही अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। वर्से सपोज करो अगर आप जयपुर लोगे तो आई थिंक 3-4 हज़ार ही है उनका पूरा। जयपुर में भी आपको पता है कि जैसे पहले डिवीजन हो गया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक तो हेरिटेज और एक ग्रेटर में। ग्रेटर में 150 वार्ड आते हैं जिसमें मालवीय नगर, विजयनगर, बगरू, सांगनेर ये सारी चीज़ें आती हैं, और एक होता है 100 जिसमें आपका हेरिटेज आता है। तो आपका हवा महल, आमेर है ना, ये वाले जो पूरी एरिया हैं सिविल लाइन से लेकर, तो ये सारे आप देखोगे इसके अंदर आते हैं। तो पहले इनका डीमर्जर कर दिया था। ठीक है, और अब आप देखोगे इन दोनों का मर्जर हो रहा है और अब ये एक ही नगर निगम बनेगा। तो जयपुर वाले की अगर आप देखोगे आमदनी कुछ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए ही है, वर्सेस आप देखोगे जो बजट है उनका, प्लस आप जो देखोगे यहाँ पे मुंबई का, तो उनका बजट काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ से आता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती कैसे है। देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ना, वो बनती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स या फिर काउंसलर से। होता क्या है कि पूरे शहर को वार्डों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो मुंबई में अगर आप देखोगे तो करीबन 288 वार्ड्स बने थे। ठीक है, ऐसे इनको वार्ड्स में बांटा जाता है, और इन वार्ड्स में से क्या होता है, एक जो जनता जनार्दन होती है वो इलेक्ट करके लाती है एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर या काउंसलर। ठीक है, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स होते हैं ये बेसिकली आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम का के अंदर जाके बैठते हैं, और इसी के अंदर एक आईएएस ऑफिसर जो होता है उसको म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं, जो बेसिकली सारा एग्जीक्यूशन वाला काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अभी वहाँ पे महायुति अलायंस जो है वो जीता है। महायुति अलायंस जो है वो अभी बना है, लेकिन एक महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट था जो 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय इसको बीजेपी को ना जीतने देने के लिए एक अलायंस बना था महाविकास अघाड़ी, जिसमें एनसीपी था, आईएनसी था। ठीक है, और आपका शिवसेना भी थी उद्धव ठाकरे वाली, है ना। और ऑब्वियसली बाद में स्प्लिट हो गए, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब इसमें से कुछ पार्टीज जो थी वो महायुति अलायंस भी बना लिया, जो बीजेपी लेड वाले अलायंस है। ओके, बस यही एक चीज़ थी, आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बता दिया। इसमें हाँ, तो मुंबई में अगर आप देखोगे करीबन 288 सीट्स होती हैं। अब यूपीएससी मेंस में जो एक बार क्वेश्चन पूछा है ना, वो ये है कि जो म्यूनिसिपल, अच्छा नहीं इस पे नहीं था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे था। ठीक है, तो ये वाला पूरा इशू आपका यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है, और हाँ मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें उद्धव या आपको शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अकेले सिर्फ 89 सीट्स जीती हैं और आपको 114 सीट्स चाहिए, तो बाकी उनको शिवसेना से ही मिलेंगी। अब क्योंकि अपन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था उसको रिवाइज किया और लोगों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाई थी कि जिसके पुराने प्रॉपर्टी टैक्सेस ड्यू हैं, प्लस आप देखोगे इंटरेस्ट पेनल्टी लगा हुआ है, तो आपको बस जो लेजिटिमेट अमाउंट है वही पे करना है, बाकी सब माफ़ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक सुनियो करके स्कीम चलाई थी, इसकी वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी वाली एमनेस्टी स्कीम चलाई थी, जैसे आपके जीएसटी और इनकम टैक्स में चलती है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करीबन 2700 करोड़ रुपए जो थे उनके पास जमा हो गए। अब यहाँ से अपन आते हैं एक मेजर इशू की तरफ कि अपने जो सोर्सेज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, वो कितने कम होते हैं। देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एज सच कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, स्टेट चाहे तो डेलीगेट कर सकता है उसके मुताबिक, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिविक एमेनिटीज़ जैसे आपका ट्रैफिक लाइट पानी है ना, ये सब प्रोवाइड करना ही होता है। पब्लिक स्पेसेस, फुटपाथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट, लाइटिंग हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी ही पड़ती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, तो इसके लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे, देखो बहुत सारा पैसा तो उनको स्टेट से या सेंटर से ग्रांट के फॉर्म में मिलता है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फाइनेंस कमीशन के भी ग्रांट्स होते हैं जो परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं कि अच्छा काम किया तो मिलेंगे। प्लस आप देखोगे कि यहाँ पे एक खुद के टैक्सेस भी लगा सकती है अगर स्टेट्स उनको डिवॉल्व कर दें। ठीक है, और जैसे टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स लगा सकते हो, ये सेमी एनुअली जैसे सरकार चाहे इसको फिक्स कर सकती है। वैल्यू भी हो सकता है मार्केट वैल्यू की कुछ परसेंटेज ले, या फिर आपका बिल्टअप एरिया क्या है, यूनिट वैल्यू क्या है उसकी, तो वो सब चीज़ों पर भी कर सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो लॉयर्स हो गए, आपके सीए वगैरह हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन पे लगता है। ठीक है, इसका रेट फिक्स कर रखा है संविधान
में 2500 रुपये पर ईयर ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तो एक ये वाला टैक्स हो गया। वैसे कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, कोई यूजेज चार्जेस हो गए, जैसे कचरा कोई फ़ीस वगैरह हो गई कचरा फेंकने की और है ना रोड्स वगैरह साफ़ करवाने की, तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं बेसिकली आपके हिस्सा बनती हैं किसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अर्निंग्स का। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है कि दिल्ली में अब क्या हुआ है, AQI जो है वो 400 के आसपास हो चुका है, वेरी पुअर कैटेगरी में है, 450 जाते ही सीवियर प्लस में आ जाएगा, तो 400 पे पहुंच चुका है। और उसको देखते हुए आप देखोगे जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है उसका तो 4th पार्ट चालू कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका AQI। ठीक है, आपका सफ़र क्या होता है, NAAQS क्या होता है और इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो काफ़ी सारे हमारे आर्टिकल्स इसमें रह गए हैं। और ना एक मिनट, हम एक काम करेंगे, इसका एक कंटिन्यूड सेशन जो है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वाईफाई नहीं है अभी, तो लाइट चली गई है ना, तो रिज़र्व में चला जाएगा ये, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं। ओके, थैंक यू।